सबसे पहली चीज़ है टीम। जो बिहेवियरल प्रॉब्लम आपको आते हैं, अब फ़र्क करना है प्रॉब्लम और इशू। अब यहाँ मेरा सवाल है, प्रॉब्लम और इशू में कोई फ़र्क है या एक ही है, सिनोनिम्स हैं? आई एम सॉरी, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, फिजिकल होती है, इशू फिजिकल नहीं, इशू थॉट्स में होता है। इशू क्या होता है? थॉट्स में, सोचो में। थॉट में। मिसाल की देते हैं, कोई एग्जाम्पल। जैसे हम पहले ही सोच रहे होते हैं, एक प्रॉब्लम की मिसाल देते हैं, एक इशू की मिसाल देते हैं। क्या एक कंपनी, अब इस कंपनी से देते हैं? प्रॉब्लम यही है कि चाय का टाइम था 4:40 सर ने point मैरिज नहीं हो सका, लेट आई 5:10। ठीक है, चाहे रिसोर्स है, देर से पहुंची, ये प्रॉब्लम था, मगर हमने कोई एहतजाज ना किया, हमने उसको इजीली सबसाइड कर दिया, बातचीत करते रहे, कुछ लोग गए आए, प्रॉब्लम हल हो गया, मगर प्रॉब्लम था। अगर ये चीज़ मार्क की जाती तो डेफिशिएंसी काउंट हो जाती। बिल्कुल ठीक। इशू जो रीज़न है होगी वो इशू होगा, प्रॉब्लम की जो रीज़न है वो इशू होगी। मतलब अच्छा। कि आगे जैसे कि फर्ज करें नीचे जो ऑफिस बॉय था वो बिजी था, या फिर जो नहीं, आप क्यों आप नहीं, फिर आप एज्यूम कर रहे हैं ना, एज्यूम ना करें आप, कंसेप्ट में एजम्पशन नहीं है। बात वही है, आपने अगर नहीं कहा मगर अगर तो लगा दिया ना, एजम्पशन नहीं है, जेनेरिक है, जेनेरिक है। प्रॉब्लम इशू, छत का जमीन का फर्क है। प्रॉब्लम नंबर 1 फिजिकल होगा, नंबर 2 अभी मिसाल दूं यूनिडायमेंशनल होगा, नंबर 3 सॉल्व होगा। मिसाल दें, पानी पीना है, इसमें पानी नहीं है, पानी फिजिकल, प्यास बुझाएगा यूनिडायमेंशनल, और पानी इसमें आ जाएगा, प्रॉब्लम हल हो जाएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बराबर। रिसोर्स नॉन अवेलेबिलिटी, लेस अवेलेबिलिटी, रिसोर्स इज प्रॉब्लम। दुनिया में जब प्रॉब्लम आएगा रिसोर्स की वजह से आएगा। एब्सेंस ऑफ रिसोर्स इज प्रॉब्लम। ट्रेनिंग कोर्स प्लान है, ट्रेनर नहीं आया, ट्रेनर कौन है? रिसोर्स पर्सन कहते हैं ना आप। प्रॉब्लम मेरी और अजीम आदमी की, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है, फिर भी मिसाल के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करेंगे। मेरी और अजीम आदमी की बातचीत बंद हो गई। अब देखना, प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं आता, इशू से प्रॉब्लम आता है। ऊपर के लेवल पे कभी प्रॉब्लम नहीं होते, इश्यूज होते। बातचीत बंद हो गई। इस बोतल में पानी नहीं है, इसमें पानी डालना है। हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं इसके आगे कि तेरे अंदर पानी डालूं या ना डालूं? मेरी और उनकी बातचीत बंद है। ये बातचीत को जारी कराने के लिए कोशिशें कर रही हैं। मेरा सवाल है, इस बातचीत के जारी होने के लिए इनका राज़ी होना और मेरा राज़ी होना लाजमी है या नहीं? इशू हमेशा, आप लोग सब यहाँ बैठे, 4 घंटे में बोल के चला गया, आपको ना पता चला कि मेरी और उनकी बातचीत बंद है। इशू हमेशा मेंटल होता है, मेटाफिजिकल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। आज बातचीत किसी और वजह से बंद हुई, कल किसी और वजह से बंद हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इशू फिर भी कह रहे हो एक होता है। मैन एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होगा, मैन एंड मैन इश्यू होगा। इसीलिए बिहेवियर इश्यू है, प्रॉब्लम नहीं है। हम इश्यू को प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम को इश्यू समझते हैं। फॉर होल ऑफ द लाइफ वी ट्राई टू फिक्स ए स्क्वायर इन राउंड, जो कभी भी नहीं हो सकता। आपको प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम नहीं आते, इश्यूज आते हैं। आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है, अब मैं क्या कर सकता हूं? साबित नहीं कर सकते आप, मैंने साबित किया है, आप बता दें गलत है ये, मैं एक दलील और दे देता हूं आपको। लोअर लेवल के ऊपर प्रॉब्लम आएंगे, ये लड़का चाय पिला रहा है, इसको प्रॉब्लम आएंगे। सर बिस्किट ख़त्म हो गए, पत्ते ख़त्म हो गई, दूध ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई, इसको प्रॉब्लम आएंगे। हायर लेवल के ऊपर इश्यूज आएंगे। सर फला बंदा नहीं मान रहा, सर बंदा बहुत टेढ़ा है, सर ये बंदा काम तो करता है मगर चोर है, सर ये बंदा बेकार है मगर बड़े काम का है। हायर लेवल प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर को बिहेवियरल फोकस करना पड़ता है। प्रॉब्लमेटिक आदमियों के साथ जो काम नहीं कर रहे उनको लेके चलना है, क्योंकि आखिरी ताली और गाली आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे नीचे कोई आदमी काम नहीं कर रहा, मेरे ऊपर वाले को इससे क्या मतलब है? फिर तू किस बात का मैनेजर है भाई? फिर हु द हेल आर यू, व्हाई आर यू द मैनेजर? तुमको जो बिठा के मैं 2.5 लाख रुपए किस बात के दे रहा हूँ? ये सुनने के लिए कि फला आदमी काम नहीं कर रहा, तुझे बिठाया किस लिए?
ह्यूमन इक्वेशन, 5 इक्वेशंस हमारे पास है, ज्योमेट्रिकल, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, फिजिकल, केमिकल। इन पांचों इक्वेशन में थ्योरम करते थे, क्या लिखते थे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, QED, कॉड एरॉड डेमोस्ट्रेंडम। छठी ह्यूमन इक्वेशन है, मैं 2 चार्ज कहूँगा साबित कर दूंगा, आप 5 कहेंगे और प्रूफ कर देंगे। ह्यूमन इक्वेशन में LHS RHS के बराबर कभी भी नहीं होगा। वन साइज फिट्स ऑल, ये जूते के लिए कहा जा सकता है, इंसान के लिए नहीं। हर इंसान अलग है, तो अलग रीड क्या कर रहे हैं उसको रिसोर्स मान लिया, एक पूरा जत्था दे दिया उठा के हमने। हमेशा एक आदमी को इस्तेमाल करने से पहले उसकी बिहेवियर साइकोलॉजी को रीड करें। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर अपने ह्यूमंस को जानता है। अगर आपने ठीक जगह कांटे बिठा दिए, कोई आदमी आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकता। अगर आपको पता ही कहाँ से दबेगा, किसी को आपने ऐसे करना है, किसी को ऐसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर द मैनेजर। हर आदमी नहीं चलेगा उससे। फिर हमें काम लेना है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे है, ह्यूमन इक्वेशन है, इसे कैसे डील करना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया, ये आपके लिए प्रॉब्लम। एंड के अंदर तो गाली आपके लिए है ना यार, उसके लिए थोड़े है। वो भंड करके निकल गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? अगर हम समझते हैं प्रॉब्लम इशू, हम कॉन्सेप्चुअली समझते ही नहीं, तो हम उसको डील कैसे करेंगे? हम इशू को प्रॉब्लम करें, प्रॉब्लम को इशू करें। कितना बड़ा इस कॉन्सेप्चुअल एम्बिग्यूटी है इसके अंदर। कसम खुदा की खा कहता हूँ, अभी निकलो बाहर, 100 पढ़े लिखे लोगों से पूछो, 70 PhD किए हुए, एक ही होता है, सेम है। सेम कैसे है यार? सॉल्व और रिजॉल्व के वर्ड मैंने बनाए हैं यार। आपने खुद तो कहा था रिजॉल्व, नहीं कहा था, तो ये वर्ड मैंने बनाया है, ये मौजूद है पहले से, मैं इसको इस्तेमाल करने का गुनाहगार हूँ। ये अलग अलग वर्ड क्यों है? क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए दोनों का राजी होना लाजमी है। प्रॉब्लम मीन्स एब्सेंस ऑफ रिसोर्स, बस खलास। रिसोर्स आ गई, प्रॉब्लम हल हो गया, इशू हल नहीं होगा। प्रोजेक्ट में कभी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं आता, इशू से प्रॉब्लम आता है। अच्छा मैनेजर रीड कर लेता है कौन आदमी इस्तेमाल होगा, कौन प्रॉब्लम करेगा। वो कभी अपने प्रोजेक्ट को कभी भी सफ़र नहीं होने देता, वो मैप करता है इस तरीके से। इसको मैपिंग तो हम कर ही नहीं रहे। हम बैठे आराम से, प्रोजेक्ट आते हमने फ़ौरन देखा ये चीज़ अवेलेबल है स्टॉक में कि नहीं, पहला फ़ोन किया स्टोर वाले को, हाँ भाई पढ़ा जल्दी मंगा ले यार। आपने सोचा ही नहीं प्रोजेक्ट को, इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट को आपने टाइम ही नहीं दिया। ये आपका बच्चा था, आपने नाम रखा ही नहीं, लड़की देखने निकल गए। अबे बेटा पैदा हुआ है अभी भाई, नाम तो रखो उसका, अकीका तो करो उसका, लड़की बाद में देखना। हमेशा द फर्स्ट स्टेप इज मैपिंग द प्रोजेक्ट, जहन के अंदर मैप करें। आपने कालाबाग डैम का नाम सुना है? जो कैसी बात बता रहा हूँ मैं आपको। कालाबाग डैम की फिजिबिलिटी बनाई किसने? सिफेक इंजीनियरिंग, वाई ब्लॉक डिफेंस में। कितने का? 7 करोड़ का प्रोजेक्ट था, टेंडर से अवार्ड हुआ, फिजिबिलिटी बनी हुई, ADB की ग्रांट रखी हुई है, जब डैम बना उस ग्रांट पे बनेगा। सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज़ चेक कर सकते हैं आप। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ग्रांट है, फिजिबिलिटी 7 जिल्दों की फिजिबिलिटी अप्रूव है। फिजिबिलिटी स्टडी अगर आप कभी इन्वॉल्व रहे हो तो इसके पोर्शंस होते हैं, HR सेक्शन, मार्केटिंग सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, पोर्शन होते हैं, सब मिलके मुकम्मल कराते हैं। एक आदमी राइटिंग करता है, उसको टेक्निकल राइटर कहते हैं। अब डैम की फिजिबिलिटी के लिए उठाया, MIT के अंदर था बुड्ढा, जो हिल एरियाज डैम के अंदर माहिर था। हिली एरियाज़ के अंदर जब डैमिंग होती है तो वहाँ डिगिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, क्योंकि रॉक्स बहुत हार्ड होती हैं। कुछ रॉक्स इतनी हार्ड होती हैं कि तेज़ाब डाल के छोड़ देते हैं उनको, कोई मशीन इंसान की उसमें सुराख नहीं कर सकती। उसको तेज़ाब डाल के छोड़ देते हैं, वो तेज़ाब उसको हल्का हल्का गलाता है, फिर उसको तोड़ते हैं। वहाँ पे खुदाई नहीं होती बल्कि क्रशिंग होती है। वहाँ से उठाया उस बुड्ढे को, 80 साल का बुड्ढा। बोला अब क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या रह गया है? कुछ नहीं रह, कुछ मुल्क के लिए काम कर दो। उसने अच्छा कर देता, बोलो क्या काम। उसको उठाया, ले जाके उस साइट पे बिठा दिए। 700 किलोमीटर जंगल में साइट है। उसने कहा सूरज उगते हुए और डूबते हुए देखना चाहता हूँ इस साइट के ऊपर। सैंडविच खाता था, सैंडविच के बास्केट और चाय का थर्मास भर के दे दिया। सूरज उगा यहाँ से और डूब गया। उसने पूरा डैम बना दिया। वापस आके फिजिबिलिटी मुकम्मल कराई उसने। सिर्फ इंजीनियरिंग भी मौजूद है, फिजिबिलिटी मौजूद है, जो चाहे जाके चेक कर सकता है। इंच बाई इंच डैम बना दिया उसने। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब धोखा है, ये सब इल्यूजन है। ये पंखा, ये लाइट, ये AC, ये बिस्किट, ये प्लेट, ये सब
ये सब इल्यूजन है। अभी साबित कर देता हूँ उसको, मेरी बात पे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये मार्कर है, ये दुनिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ये दुनिया की आबादी है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया, मैंने कहा भाई सब लोग देख लो, ये आखिरी मार्कर है, मैपिंग माइंड, ये दुनिया का आखिरी मार्कर है। ओके, मैंने मार्कर जेब में डाल लिया, बाहर चला गया, वापस आया, मैंने कहा ओह यार बड़ा मसला हो गया, बड़ी गलती हो गई, वो मार्कर पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये नहीं कह सकता कि चोरी हो गया है, क्योंकि दुनिया की कुल आबादी यही थी, मैं भी उसमें शामिल था, मैं खुद तो चोरी कर नहीं सकता। जल गया, गिर गया, गुम हो गया, कुचल गया, मार्कर नहीं है। अब मार्कर कहाँ है? कहाँ है मार्कर? अब कहाँ है? सोचो। दिमाग में है। शाबाश। अब कहाँ है? हमारे जहन में, दिमाग में नहीं, माइंड में है, माइंड में, ठीक है। अच्छा, ये बना लिया मैंने बोर्ड, मैं इसके पास खड़ा सोच रहा हूँ, ये आए, यानी क्या बात है रिजवान साहब? मैंने कहा यार बोर्ड तो बना लिया, अब समझ में नहीं आ रहा मैं लिखूँ कैसे इसके ऊपर, जो कि इससे लिखता हूँ तो मिटता नहीं। उन्होंने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, 2 दिन दे दें मुझे, 2 दिन के बाद मैं आपसे मुलाकात करूँगा, आपको इसका हल दूंगा। 2 दिन बाद ये आए, मार्कर दिया, कहने लिखें, लिखा, मिटाएं, मिट गया। 2 दिन पहले जब मार्कर नहीं था तो मार्कर कहाँ था? जब नहीं था तो आपके जहन में था, जब नहीं होगा तो आपके जहन में होगा। ये सब आपके जहन से निकला है ना, ये सब इल्यूजन है, धोखा है। दुनिया आपके जहन के अंदर है। आप कभी, जहन और दिमाग अलग अलग है, याद रखो। दिमाग कुत्ते के पास भी है, सूअर के पास भी है, हाथी, शेर, डायनासोर के पास भी है। दिमाग फिजिकल ऑर्गन है, उसका सोच से, तज्जिए से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान और जानवर में फ़र्क जहन का है, दिमाग का नहीं है। MBBS एनाटॉमी में को पढ़ता हो, आपका एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है MBBS के अंदर, इल्मुल अब्दान, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। उसमें ब्रेन है, कंट्रोलिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं मेडिकल में, उर्दू में हराम मगज़, वैसे स्पाइनल कॉर्ड। इंटायर नर्वस, द मूवमेंट ऑफ दिस फिंगर, द ब्लिंक ऑफ दिस आई इज बिकॉज ऑफ ब्रेन। कुत्ते की भी कर रही है, मेरी भी कर रही है, शेर की, हाथी की, डायनासोर की, सूअर की, हर एक की कर रही है। ब्रेन, ये दिमाग है। जहन मेटाफिजिकल है, साइंस आज तक तायु नहीं कर सकी कि जहन कहाँ है। सोच का ताल्लुक दिमाग से नहीं है, जहन से है। ये फ़र्क इंसान और जानवर के अंदर है। जहन दिया उसने, माइंड, दिमाग नहीं दिया। दिमाग तो सबको दिया। माइंड इज मेटाफिजिकल, साइंस कैन नॉट डिटेक्ट दैट माइंड। थिंकिंग, एनालिसिस, ये सब रिलेट करता है आपके जहन के साथ। ये दुनिया आपके जहन से निकली है, इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है आपके जहन के सामने। आप दूसरी निकाल देंगे, तीसरी निकाल देंगे। मैंने मिसाल दी, जब नहीं था तो आपके जहन में था, जब नहीं बना था तो आपके जहन में था। सब आपके जहन से निकला है ना। इसकी कौन सी मिसाल थी आपके पास पहले? भाई हवाई जहाज बनाया, परिंदे उड़ते थे, उनको उड़ते हुए देखा, वेरी गुड। किसी परिंदे को मार्कर से लिखते हुए देखा था आपने? ये ख्याल कहाँ से आया आपको? लिखाई तो महज इंसान के साथ खास है ना। चलो बाकी इजादात की मिसाल जानवरों की हरकत सकनात से आप दे सकते हो। एक पत्थर पे यूं करके बैठे थे, हमने कहा ऐसी सीटिंग कैसे कर सकते हैं, कुर्सी बना ली, ओके थैंक यू। भाई ये तो नहीं करते हुए देखा तुमने इसको, ये जहन तुम्हारे जहन की इजाद थी ना। हमेशा जब प्रोजेक्ट मिल जाए आपको, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आइसोलेशन में बैठ जाएं, सुकून से आंखें बंद करके सोचें प्रोजेक्ट। जब तक उस प्रोजेक्ट को अपने जहन में पूरा ना बना लें, आगे ना बढ़ें। सोचें, रोकें, दौड़े नहीं, भागे नहीं, सोचें, मैप करें प्रोजेक्ट को। स्टेप है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, स्टेप, द फर्स्ट स्टेप मैपिंग, इसके बाद है प्लानिंग। अब टीम को बुलाया, आओ जाओ भाई, प्रोजेक्ट आ गया, अब होगी प्लानिंग। अकेला प्लानिंग नहीं करेगा, अकेला मैपिंग करेगा। प्लानिंग टीम के साथ होगी। मैपिंग में टीम सेलेक्ट कर ली ना, अनवर को भेज दें, रेहान को भेज दें, रिजवान को भेज दें, अकरम को भेज दें, अनवर को भेज दें, टीम आ गई। अब दिखाया प्रोजेक्ट, अब सेकंड फेज आ गया, इसको आपने क्या कहा, मैपिंग। सेकंड फेज आ गया, ये 1 हो गया। नंबर 2 ये क्या आ गया, प्लानिंग। सेकंड फेज, अब जो कुछ मैप किया था उसको कागज़ पर डाल दी। प्लान करो प्रोजेक्ट को। छोड़ा रिजवान साहब, आप तो बहुत बड़ा टाइम है आपके पास यार, पागल है यार। हम तो रास्ते में फ़ोन सुनते हैं, गाड़ी वहीं से मोड़ देते हैं। जब तो क्लाइंट के पास पहुंचते हैं और डब्बा भर के ले आता है, हम अन्नी पा देते हैं वहाँ जाके। बिस्मिल्लाह, आज तक आप ये काम कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, कोई नाकाम कंपनी नहीं है।
आप कामयाब हैं। मगर लॉन्ग टर्म कंपनियां जो बड़े उस पर चलती हैं, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, गांठ बांध के याद रखना, कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल डॉक्यूमेंट से होती है। दुनिया में इसके अलावा कोई ऐसा टूल नहीं जो कंपनी को कंट्रोल कर सके। इसको ग्रीन बुक ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। 224 मुल्कों में कोका कोला बिक रही है, 150 मुल्कों में नेस्ले काम कर रही है। एक सुई आगे पीछे करके दिखाओ, कोई काम करता हो उसको पूछो, एक सुई आगे पीछे हो जाए, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो। डॉक्यूमेंटेड सिस्टम नहीं, थद्दा भर दिया डॉक्यूमेंट का। जी एक इस आदमी का काम क्या है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट भरता है। ये तुम्हारा दिमाग खराब है। डॉक्यूमेंटेड सिस्टम नहीं, सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां चाहिए वहां। पागल नहीं हर चीज का, चाय पी डॉक्यूमेंट, बिस्किट खाया डॉक्यूमेंट, ये नहीं कह रहा मैं। सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंट, वो एक्टिविटी कि जिसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, हम नहीं कर रहे। हम डॉक्यूमेंटेड नेशन नहीं है। मैं सेल करके आऊंगा, ये मेरे बॉस है, हाँ भाई रिजवान आ गए, जी सर आ गया, रिपोर्ट कहाँ है। अब मरी हुई बात, मैंने कहा सर बना के देता हूँ। अब मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ, मैं क्या डायलॉग कर रहा हूँ अपने साथ, सुबह से एसी में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, हम कुत्ते की तरह इस गर्मी में घूम के आए हैं, चाय पानी पूछ लेते, हम चोर हैं। मैं उस रिपोर्ट को कभी भी पॉजिटिव नहीं लूँगा। मैं ये नहीं सोच रहा कि आज तो तू सेल करके आ गया, जब कल सेल करके नहीं आएगा तो क्या होगा, कंपनी निकाल देगी। नहीं, रिपोर्ट इसलिए बनाई जा रही है कि रिवाइज की जा सके। रिवाइज इसलिए की जाएगी कि रिव्यू की जा सके। हमारी परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं होती क्योंकि हम डॉक्यूमेंट ही नहीं करते। हमारा कल्चर ऑफ डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मैं कोई किताब से बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन ग्राउंड बात कर रहा हूँ। जहाँ गलत तो पकड़ लो मुझे। क्या बातें कर रहे हैं आप, अमेरिका की बातें कर रहे हैं। हम डॉक्यूमेंटेड नेशन नहीं हैं, दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट नहीं है। वी कैन नॉट रिव्यू द परफॉर्मेंस, वी कैन नॉट रिवाइव द परफॉर्मेंस। जो सिस्टम बना था वही चले जा रहा है, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर पाते। क्यों? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक जिसमें मैंने कहा था ना बीपीआर, और दूसरी होती है बीपीआई। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक है, यहाँ डिटेल नहीं कर सकता, समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें डिटेल में पढ़ाते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये तो हो गई टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन से हो गई, ठीक है। पहले बर्मा शेल हुआ करती थी, पीएसओ उसकी थी, पंप, उसके पंप याद है, बर्मा शेल के पंप, यतीम खाने पे आखिरी पंप बना हुआ था। पंप से आधा किलोमीटर पहले पता चल जाता है पंप शुरू हो रहा है, तेल बहा हुआ। पंप पे पहुंचे, उखड़े हुए पंप, एक से एक पान खाए हुए, दाढ़ियाँ बढ़ी हुई, बदबूदार किस्म के लोग अपीयर होते थे, तेल डालते थे, चले जाते थे। पाकिस्तान, बर्मा शेल। अब आ गया कार्टेक्स, अब आ गया शेल, टोटल पार्को बाद में आया। जब इनके पंप बनना शुरू हुए तो हमने देखना शुरू किया, बीपीआर समझ में आ गया, टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन क्लियर हो गया। ये प्लांट पुराना हो गया, पुराने को हम क्या कहेंगे ऑपरेशन में, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या है, मतरूक। मतरूक किससे निकला, तर्क। खराब नहीं है, गलत नहीं है, तर्क कर दिया गया। साइकिल क्या हो गई, मतरूक। क्या जगह आ गई, मोटरसाइकिल। फासले बढ़ गए, वक्त कम हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, प्लांट मतरूक हो गया, हम नया प्लांट ले आए। टाइपराइटर भगा दिया, डेस्कटॉप ले आए। डेस्कटॉप भगा दिया, लैपटॉप ले आए। लैपटॉप भगा दिया, टैबलेट ले आए। ये हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन कर रहे हैं, सिस्टम को अपग्रेड अपडेट कर रहे हैं लोग, ताकि तेज काम कर सके, गलतियां कम से कम हो, वक्त कम से कम लगे। मशीन सिर्फ एफिशिएंसी कर सकती है, मशीन का इफेक्टिवनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। मशीन ने एफिशिएंट कर दिया। पहले कैशियर थूक लगा के नोट गिनता था, 1 घंटा लगता था, आज मशीन पे रखता है भर। नोट तो 1000 ही होते हैं ना यार, 2000 हो जाते हैं। मशीन का इफेक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, मशीन इज ओनली एफिशिएंसी। क्लियर हो गई, ये काम हो गया। अब बीपीआई, अब पीएसओ ने भी देखा कि यार ये क्या हो रहा है, इसके डक इंटरनल इंस्टॉल किए जाते, ऐसे लेते। अब पीएसओ ने अपने आप को अपग्रेड। अब जब बीपीआई, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, अब इंप्रूवमेंट लाएंगे आप, किस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हैं आप, कौन सी रिसोर्स को इंप्रूव कर सकते हैं आप। ह्यूमन के अलावा कोई रिसोर्स नहीं जो इंप्रूव की जा सके, हर रिसोर्स को चेंज करना पड़ेगा। इंप्रूव कर नहीं सकते आप। ये बोतल है, इसमें ज़्यादा पानी आ जाए, हटानी पड़ेगी।
आप लाए इसी बोतल में पानी ज़्यादा भर के दिखा दे मुझे। इम्प्रूव। अब इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला R&D और T&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहा प्लानिंग के अंदर? अब हमने कहा BPI, PSO ने कुछ भी चेंज नहीं किया। PSO ने लोगों को अपग्रेड किया, ट्रेनिंग की, 17 कोर्स कराए। मैं PSO हेड ऑफिस कराची में शॉन सर्कल के पास है, जहाँ 3 तलवार बनी हुई है। 3 तलवार के बिल्कुल साथ PSO का हेड ऑफिस है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 17 कोर्स PM को बोला अपग्रेड करो, अपग्रेड किए। कैसे कपड़े पहनने, दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी मुनासिब, पूरी तरशी हुई साफ सुथरी दाढ़ी। आप करीब जाएं कार के इसके ड्राइवर को, आपको जिसम से बदबू ना आए। दिन भर आपका काम बाहर खड़े रहने का है। आपको कराची के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना नहीं आता आपको, चिपचिपाहट होती है, हवा में नमक है ना। तो कोई परफ्यूम हल्का सा रखें अपने पास। ड्राइवर के पास ऐसे जा रहे हैं आप, ये सिखाया आपने, ये पढ़ाया आपने, पढ़ाया। उन्होंने कोई चीज़ चेंज नहीं की, उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड किया। आज PSO किसी भी पंप को देख लो, क्या वो टोटल और शेल और पार्को की टक्कर का नहीं है? क्या चेंज किया उन्होंने? किसी टेक्नोलॉजी को ऑटोमेट नहीं किया, वही के वही है। डिस्पेंसर्स वही के वही हैं। उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया। एंड PSO हैज़ बिकम ऑल टुगेदर अ न्यू कंपनी। उसका फेस ही चेंज हो गया। लोग पाकिस्तान बर्मा शेल के वो टूटे फूटे पंपों को ट्यूबलाइट अटक रही है, लोग गंदे पान खाए हुए, निस्वार खाए हुए, बड़े बड़े शेवे, बड़ी हुई गंदे, पूरे गिरबान खुले हुए, चप्पलें पहनी हुई, 2 तरह के रंग के कपड़े पहने हुए, लोग सबको भूल गए। कंपनी ने अपने आप को ऑटोमेट कर लिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स ऑटोमेशन। ये आदमी जो भी है, इस वक्त मुझे इस आदमी को इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करना है। इस टाइम स्पैन के अंदर क्या ये आदमी आउटपुट दे सकेगा या नहीं दे सकेगा? बहुत से लोग बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, IELTS के अंदर नंबर नहीं आते उनके, बहुत माठे होते हैं, IELTS में नंबर आ जाते हैं। वो एग्ज़ाम के प्रेशर को नहीं ले पाते और कोलैप्स हो जाते हैं। इसका मतलब उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, आती है, वो इम्तिहान पास करना नहीं आता। प्लान के अंदर हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, BPI के ऊपर। कैसे मैं अपने बंदों को अपग्रेड करूं? मुझे इस बंदे को जो नॉर्मल काम करता है 9 से 6, इस बंदे को मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल करना है। मैं कैसे यूज़ करूंगा इसको? फिर मैनेजर किस बात का है? खाली इसलिए कंपनी में पुराना है तो मैनेजर बन गया? ये वही काम है जो एक बेहतरीन बैट्समैन को आप कप्तान बनाते हैं, 3 महीने के बाद गालियां सुन के या तो वो टीम को छोड़ देता है या टीम उसे निकाल देती है। अरे भाई, उसके अंदर टीम मैनेजमेंट नहीं थी। आखिर हम ये मानने पे क्यों तैयार नहीं है कि मैनेजमेंट कोई ऐसे एरिया है जिसको सीखना पड़ता है, ये अन्नेवा नहीं आती, नहीं होता ऐसा। अरे कप्तान बनना एक अलग फन है, अपनी परफॉर्मेंस देना एक अलग फन है। आपने उसको टीम में लेके आना है। क्या ये आदमी टीम में काम कर सकता है? नहीं कर सकता, मगर है बहुत तेज़। ना लें इसको, आप मुझे ले लें, मैं बहुत तेज़ नहीं हूँ, मगर आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूँगा। टेक्निकली तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है ना यार, तो आपको क्या ज़रूरत है कि ऐसे आदमी को लेने की जो आपको फॉलो नहीं करेगा, टीम को ख़राब करेगा, मगर टेक्निकली क्वालिफाइड है? आप मुझे ले लेना, मैं घोड़ा नहीं हूँ, खच्चर तो हूँ। आपसे पूछे काम तो कर सकता हूँ, आपको फॉलो तो करूँगा, ओबीडियंट तो हूँ, प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीशन में आपको सपोर्ट तो करूँगा ना यार। हमें वो आदमी चुनना है जो हमारी टीम में काम कर सके। दैट इज़ बिहेवियर। हम तो फोकस करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर, सबसे पहला मैपिंग के अंदर, देन सेकेंड एंड के अंदर प्लानिंग, जिसके अंदर सारी रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा BPI, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार रखें कि वो आपके पास अगर मुकम्मल आ जाती, प्लानिंग पूरी कंप्लीट प्रोजेक्ट की होगी, सारे स्टेप प्रोजेक्ट के उसके अंदर आएंगे, जिसको आप वैल्यू कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। मैं तो ख़त्म कर रहा हूँ, यह टॉपिक होगा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो वैल्यू 3 चीज़ों की ही है। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 कॉस्ट और नंबर 3 क्वालिटी। टाइम डिस्कस कर लिया हमने, अभी मैंने इसको मुकम्मल नहीं क्या पढ़ा हुआ है। सेकंड चीज़ कॉस्ट, बजट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बजट। अगर टाइम ज़रा लैप्स हुआ क्या होगा? सबसे पहला अफेक्ट कॉस्ट पे आएगा। जैसे ही टाइम आउट हुआ कॉस्ट एस्केलेट कर गई। क्यों? इससे कि वेंडर आप पे कंट्रोल में नहीं है। इन्यूरेबल फैक्टर्स हैं, कहीं इंपोर्ट इन्वॉल्व है फिर तो आप मारे गए। जो हल्का डॉलर फ्लक्चुएट होता है ना, कसम से इंटरनेशनल मार्केटिंग के हज़ारों लोगों की नौकरी तेल हो जाती है, हज़ारों लोगों की नौकरी तेल हो जाती है।
ये हल्का डॉलर जो ऊपर नीचे होता है, कॉस्ट इज बजट। बजट में कॉस्ट है। बजट में और कॉस्ट में क्या फ़र्क है? हमेशा याद रखो, बजट में प्रोविजंस होते हैं, बजटरी प्रोविज़न। मिसाल दें भाई, एक जेनेटर को रखना है, ठीक है, देखो 2000 से 2500 के दरमियान रखना, ये क्या कहलाएगा? प्रोविज़न, बजट। कितने का रखा? 2250, ये क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट एक्यूरेट, बजट प्रोविज़न। तो पहले बजटिंग होती है, फिर कॉस्टिंग। इसीलिए आपके यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट अलग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग है। ये पागल है जो अलग से कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट बनाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाई। आखिर क्या कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंट को नहीं पता कि बजटिंग कैसे करनी है, उसको फंड एलोकेशन का पता है कि 50 करोड़ रुपए पड़े हुए, ये कहाँ लगाऊं कि कंपनी के पास इतना पैसा आए। कॉस्ट अकाउंटेंट ने 50 करोड़ कहाँ से आएगा? इंस्टीट्यूशन बनी हुई है ना यार, मैंने तो नहीं बनाई। आखिर फ़र्क क्या है इनमें बुनियादी? बजटिंग के बाद आप कॉस्टिंग करते हैं, ये एक्यूरेट सैलरी आएगी जो पोस्ट होगी, जो उसको दी जाएगी 2250 रुपये। प्रोविजन क्या था? 2000 से 2500 के दरमियान का आदमी रख लेना। बजट में प्रोविजंस होते हैं, तखमीना। तखमीने का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा। बजट, तखमीना, अंदाज़ा, तखमीना लागत, ठीक है। कॉस्ट ओरिजिनल अमाउंट। तो पहले बजट आपने ध्यान में बना लिया कितना, क्योंकि बजट आप कहाँ बनाते हैं? जहाँ कॉस्ट फ्लक्चुएशन का मार्जिन होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है तो आप कभी बजट नहीं बनाएंगे। भाई यहाँ जाओ, ये गिलास ले आओ, एक गिलास 20 रुपए का है, 12 ले आओ, ये लो पैसे। आपने बजट नहीं बनाया, आपको कॉस्ट पता थी, यार ये 300 रुपये ले जाओ, 12 गिलास लाने, तस्वीर में खींच के लाया हूँ, मेरे ख्याल में 300 के अंदर आ जाएंगे। ये कॉस्ट नहीं है, ये बजट है। आप कह लें कॉस्ट तो मैं आपको नहीं पकड़ सकता, आपकी ज़ुबान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साबित नहीं कर सकते दोनों जुमलों को। ये गिलास तस्वीर देखो, तुम्हारे मोबाइल पे भेज दी है, 20 रुपए के सामने वाले स्टोर पे 12 गिलास ले आओ, ये कॉस्ट है, कॉस्ट। ये 500 रुपये ले जाओ, तस्वीर देख लो, 500 में ऐसे 12 आ जाने चाहिए, जाके ले आओ, ये बजट है, कॉस्ट नहीं है। अब जब प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप में से कौन करता है, मगर जो चीज़ें अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर हैं वहाँ बजट होना चाहिए, वहाँ कॉस्ट होनी नहीं चाहिए। अब क्या किया? वहाँ भी कॉस्टिंग कर दी। अब जब पहुँचे साइट पे, कॉस्ट फ्लक्चुएट कर गई। अब क्या होगा? अभी एंड में जाके हिट करेगी प्रॉफिट को आपके, ठक। और अगर बजटिंग के अंदर आपने कुछ बचा लिया तो ये पता कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है। इसलिए कि इस पर रख के आप प्राइसिंग कर चुके थे। अब आपने अगर ये 50 पैसे बचा लिए, ये नेट प्रॉफिट है, जो कि प्राइसिंग तो आपने 1 रुपये के हिसाब से करी थी। कॉस्ट एलोकेशन, एलोकेट किया जाता है। कॉस्ट रिसोर्स है जो एलोकेट करते हैं, इसे कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर कहते हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ QFD। QFD का मतलब होता है क्वालिटी, फंक्शन, डिप्लॉयमेंट। अब QFD का मतलब क्या है? करप्शन ये नहीं है कि एक रिसोर्स आपने अबंडेंट जायद फराम कर दी, ये करप्शन है। जायद फराम कर दी, ज़ाया हो रही है। ये भी करप्शन है कि जहां चाहिए थी वहां फराम नहीं किया आपने, क्योंकि नहीं की तो क्या हुआ? काम नहीं हुआ ना। QFD फोकस करता है अबंडेंस को नहीं, नॉन अवेलेबिलिटी को। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हिट द टाइम, टाइम हिट द कॉस्ट। क्वालिटी, फंक्शन, डिप्लॉयमेंट, जो रिसोर्स जहां चाहिए, जिस वक्त चाहिए, बिल्कुल, जिसको JIT कॉन्सेप्ट कहते हैं जापानीज का, जस्ट इन टाइम, नॉट टू अर्ली, नॉट टू लेट, जस्ट इन टाइम। जो रिसोर्स जिस वक्त जहाँ चाहिए। JIT जापानीज थ्योरी है, चेक करो। जो अमेरिकन पहुँच जापानीज के पास, बोला आप ISO 9000 इंप्लीमेंट कर लें। जब ये सुनता रहा, कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग। जब उन्होंने JIT दिखाने की दिखाई तो उसने कहा आप ये चाहते हैं कि हम 30 साल पीछे चले जाएं? कोई जापानीज कंपनी आज सर्टिफाई नहीं होती। कहा बाबा 30 साल पहले ही काम करते थे हम JIT पे काम कर रहे हैं आज। व्हाइट वेस्टिंग हाउस ने ऑर्डर दिया 100 200 KVA जनरेटर्स, रिजेक्शन मार्जिन 3%। मैट्सुशिटा कॉरपोरेशन, जापान की बिगेस्ट कॉरपोरेशन, जिसका फेमस ब्रांड पैनासोनिक है, उन्होंने माल बनाया, बना के शिप पे चढ़ाया और भेजा। माल अमेरिका पहुंचा, उन्होंने खोला, उसमें लिखा हुआ था वी हैव मेड 100 अप्रूव जनरेटर्स। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक 3 फॉल्टी जनरेटर्स, बट वी हैव फुलफिल्ड योर डिज़ायर। जापानीज समझे ही नहीं कि 3 जनरेटर ख़राब भी हो सकते हैं, वो समझे कि 100 सही बनाने और 3 ख़राब बनाने।
उनका 30 साल पीछे लेके जा रहे हो उनको। JIT, जायका अगर आप जानते हो, जापानीज इंजीनियरिंग सोसाइटी, ज़रा टाइम अलग होगा, कॉस्ट कभी भी अलग मत देखना। यहाँ भी देखो हम बैठे हैं तो कॉस्ट है ना। क्या आपकी सैलरी 1 सेकंड की कैलकुलेट नहीं की जा सकती है ना। फिर हम कोई ग़ुलाम थोड़ी हैं इस कंपनी के, मुलाजिम हैं, हमने अपना टाइम बेचा है। एंड थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी। गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी कोई चीज़ होती है। यू आर वेरी गुड क्वालिटी, यू आर वेरी बैड क्वालिटी। हम कहते हैं ना गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी। गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी आपके ख्याल में कोई चीज़ होती है या ऐसा ही लोगों ने निकाला है? तो बड़ा कॉमन वर्ड पूछा है मैंने, जो आप लोग दिन भर में 36 बार इस्तेमाल करते हो। और बड़ी आला क्वालिटी है यार, बड़ी थकिया क्वालिटी है यार। इज देयर एनीथिंग लाइक गुड एंड बैड क्वालिटी? अब सब सोच रहे हैं कि ये पूछ रहा है तो 2 नंबर ही होगी इसके अंदर। है कोई चीज़ गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी? क्या ये ऐसी गुड क्वालिटी का है? मैंने एक बात करी आपसे, ठीक है, समझो कि आपने की मुझसे, तो आप कैसे साबित करेंगे इस जुमले को? मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? लाइक ठंडी हवा दे रहा है। वो तो उसका काम है, तो लिखा हुआ है उसके मैनुअल में 1.5 टनेज का है, इतनी प्रेशर की हवा आपको देगा। लेकिन जब वो नहीं देगा तो वो बैड क्वालिटी। क्यों नहीं देगा? पागल है, ऐसी है क्या बंदा है? ये क्यों नहीं देगा? ये तो परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये तो उसकी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है ना हवा। वो इतने टनेज की हवा का इस प्रेशर से प्रोड्यूस कर रहा है। कंप्रेसर काम कर रहा है, हवा ठंडी है। कंप्रेसर काम नहीं करेगा, हवा उतनी प्रेशर से आएगी, ठंडी नहीं होगी। सर रिलायबल है इसके, रिलायबल से क्या मुराद है आपकी? लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। क्या मुराद क्या है? आप जैसे आपने मिसाल दी, इसकी भी कोई मिसाल दे ना, रिलायबिलिटी की मिसाल दे। मतलब इस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, इसके जो मतलब बॉडी पार्ट्स और दूसरी चीजें हैं वो अच्छी क्वालिटी की है। क्या अच्छी क्वालिटी क्या मतलब है आपका? मतलब मटेरियल अच्छा है। तो उसकी कॉस्ट पे की है ना आपने, वो तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। अच्छी क्या हुई? बस उसी कॉस्ट में कोई एक बैड क्वालिटी की चीज आप ले लें। ना नहीं, उस कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी बैड हो जाएगी। सिंपल सी बात है सर ब्रांडिंग में भाई। यहाँ से लेके आपको अगर अकबर चौक जाना है, मैदान में जा सकते हो, तो मर्सिडीज बेंज 7.5 करोड़ रुपए में जाओगे, चल के जाएगी, उड़ा के ले जाएगी। तो बस जो काम 7 लाख में हो सकता है उसके 7 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं आप? बात तो खत्म हो गई। कॉस्ट पे की है ना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपने पे की है, तो क्वालिटी क्या है? वो तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। गुड क्वालिटी क्या चीज़ है ये बताओ? गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी कोई चीज़ नहीं होती। कन्फर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट इस क्वालिटी, बस जो मेरा कस्टमर चाहता है उसको देना क्वालिटी। टाइप करके चेक कर लो, ISO 9000 डेफिनेशन ऑफ टर्म का स्टैंडर्ड है, उसमें डेफिनेशन ना मिले मैं जवाबदार हूँ। ये बस वर्ड है गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी, वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है मेरे भाई। यहाँ से मैरान चला के लेके जा रही ना, मर्सिडीज भी चला के लेके जा रही, 600 SE 725 करोड़ 7 करोड़ 25 लाख की है, मैरान 9 लाख की है। तो उसमें और उसमें फ़र्क किस चीज़ का है? बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, ज़िंदगी भर चलेगी, ख़त्म नहीं होगी। तो इसके पुर्जों की वो कॉस्ट पे किए ना आपने। अगर यही काम मैरान की कॉस्ट में हो जाए, अब मैं कहूँगा गुड क्वालिटी। क़यामत की सुबह तक तो नहीं होगा, उसके बाद करना मुझे पता है ना आपको पता है। ये घर में औरतें कहती हैं गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी। देयर इज़ नथिंग लाइक गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। जिस चीज़ को आप बैड क्वालिटी कह के रिजेक्ट कर देते हैं, उसके ख़रीदने वाले नहीं होते। फुटपाथ पे बैठ के उस पर भी निगोशिएट करके ख़रीदते हैं। आपके पास कॉस्ट है 1000 सीसी गाड़ी बैंक से लीज लेके आई, कितने मकान डिफेंस में से दिखाऊं? 1000 सीसी गाड़ी घर के अंदर पार्क भी नहीं करते। ये ग्रोसरी कार है, 100 आता है इसके ऊपर यार। वो खरीद सकते हैं फॉर्च्यूनर, उनके लिए मैरान ग्रोसरी कार है। मैंने 3 साल बैंक के लीज पे ली है, ये कॉस्ट है ना। गुड कहाँ से हो गया? क्वालिटी है मेरे भाई। जो मेरा कस्टमर चाहता है वो उसको देना क्वालिटी है। कन्फर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट इस क्वालिटी। आपके हर प्रोजेक्ट का कस्टमर अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट, इसे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कहते हैं। ISO की क्लॉज है पूरी 7.3। आप करते या नहीं करते मुझे नहीं पता, ये कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कहलाता है। एक एक चीज़ कस्टमर की रिक्वायरमेंट, देखो नीड अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है।
नीड क्या है? नीड क्या है? प्यास बुझ जाए। रिक्वायरमेंट क्या है? पानी ठंडा हो। ये नीड नहीं है। अगर ठंडा नहीं होगा प्यास फिर भी बुझ जाएगी। मगर नीड को आप फुलफिल करते हैं और वांट को सेटिस्फाई करते हैं। रिक्वायरमेंट वांट है, मैं खुश हो जाऊंगा ठंडा पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो प्यास तो फिर भी बुझ जाएगी यार। नीड नहीं, वांट। क्या रिक्वायर कर रहा है, फर्क समझो। नीड और वांट फर्क है। देखो एक और समझाओ। खाना खाया आपने? हाँ जी खाना खाया। बहुत भूखे थे आप, मुझे पता लगा। हाँ जी बहुत भूखा था। खाना खाया? हाँ जी खाया। खाना कैसा था? कह रहा है नंबर 1 इससे कच्चा, नंबर 2 ठंडा, नंबर 3 बस जायका खाना मैंने कभी नहीं खाया। जी बहुत गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, मैं मौजूद नहीं था। क्या चीज़ पसंद करते हैं आप? बिरयानी। बिरयानी लाओ भाई। नहीं अब नहीं, अब रात को। वो खाना जिसके 3 ऐप गिनवाए, कच्चा, ठंडा और बस जायका, उस खाने ने भी भूख की नीड को फुलफिल कर दिया ना। कहां गई क्वालिटी? अब कहता है इससे अच्छा, वाह खुश जायका और गर्म खाना मैंने ना खाया। अब बात क्या बनती? दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। कन्फर्मेंस टू कस्टमर नीड नहीं कहा उसने, कन्फर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। नीड तो भूख की थी भाई, कच्चा था, बस जायका था, ठंडा था। तू खुद कह रहा ना पेट भर गया। ये बिरयानी गर्म धुआं उठा रही है, पक्की बेहतरीन बनी हुई है, खाओ। अब कह रहा है शाम को क्यों पेट भर गया? इसका मतलब नीड फुलफिल हो गई। मगर 3 ऐप के साथ हुई। नीड फुलफिल कर दी आपने, वांट इस रिक्वायरमेंट। ऊपर से क्या दे रहे हैं उसको आप? नहीं बड़ा गर्म, खुश जायका, बेहतरीन खाना खिलाया आपने, दिल खुश हो गया। ये दिल खुश होना क्या है? कैन यू क्वान्टिफाई इट? यू कैन नॉट क्वान्टिफाई इट। वो नीड के फुलफिल होने से वापस नहीं आएगा, वांट के सेटिस्फाई होने से वापस आएगा आपके पास। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं, कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट। यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिकन एयरलाइंस है, 10 साल से उसकी क्वालिटी पॉलिसी अवार्ड विन कर रही है। एयरलाइंस यूनाइटेड, कोई भी अमेरिका में आपका रहता होगा, पूछें, लोकल एयरलाइन है, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं करती, 110 प्लेन का कैरियर है उसका। उनकी क्वालिटी पॉलिसी, वी आर अ कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हैपेंस टू बी एन एयरलाइन। हम कस्टमर की खिदमत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इत्तेफाक है कि एयरलाइन है, हम कुछ और भी होते तो कस्टमर की खिदमत ही करते। डिलाइट। आपके हर कस्टमर के क्वालिटी पैरामीटर्स अलग है। दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जहां दिल चाहे सर्च कर लो, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, कोई चीज़। ये कॉन्टैक्ट रिव्यू है। अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक क्या होती है। मुझे इसके पूरे बुकलेट के अंदर कंप्लीट चीज़ें मौजूद है। उसने मेरी नीड को अच्छी तरह रिव्यू किया, रिव्यू करके ये चीज़ बनाई। जो कुछ बनाया बुक में लिख दिया, उस बुक मैंने चेक कर लिया, वो कुछ इसके अंदर है, बात ख़त्म हो गई। हर कस्टमर तो अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बता सकता। मैं कैसे बताऊं उसको कि मुझे, उनसे कमरा कितना बड़ा, 10 बाई 12 का, 1 टन का एसी काफ़ी होगा आपके लिए, 2 टन क्यों ले रहे हैं, पागल है? आधे घंटे बंद कर रहे होंगे, कोई फ़ायदा है? हाँ वेरी गुड, 1 टन का। मुझे ये भी नहीं पता कि 10 बाई 12 कमरे में 2 टन का एसी नहीं लगना चाहिए, 1 टन में काफ़ी होता है। हर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बता सकता। आप फोर्स ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इतना टाइम कहाँ है आपके पास? क्वालिटी, नीड की फुलफिलमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली ये बात तो बिल्कुल तय है, इसमें कोई सवाल करने की बात ही नहीं। हम सब जानते हैं कॉमन सेंस से कि आई कैन नॉट डू एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि मल्टीटास्किंग फिजिकल तो है नहीं, तो मल्टीटास्किंग मेंटल है। और ये कौन करेगा? टीम का तो हर आदमी फिजिकल टास्क की एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है, जिसको आप कहते हैं चौथा फेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो मल्टीटास्किंग कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर। किसके लिए करेगा? टीम के लिए करेगा। क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है किसको कहाँ किस वक्त इस्तेमाल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। नाकाम तरीन मैनेजर है, लिख के देता हूँ, साइन करा लो, गलत तो मेरा गला काट दो, जो खुद दौड़ दौड़ के काम कर रहा है। क्लर्क है कमबख्त, मैनेजर बन गया बदनसीब है, कंपनी डुबो के निकलेगा इंशाल्लाह। कभी भी नहीं। अगर तुमको दौड़ना पड़ रहा है, तजुर्बे से कहता हूँ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैपिंग के अंदर, प्लानिंग में फॉल्ट है। इफ़ यू आर रनिंग, अगर अभी है ऐसा करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपने उन फ्लॉस को दूर करने के लिए बैठे हैं। मैंने फिर कहा,
मैनेजमेंट इत्तेफाक नहीं, एक इस्टेब्लिश साइंस है। मैनेजमेंट साइंसेस का फ्रेज मैंने तो नहीं बनाया है यार, मैंने बनाया है, मौजूद है पहले से। लाखों लोग, करोड़ों लोग उसमें पीएचडी करते। हम समझते हैं कुछ सीखने की चीज़ ही नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, इसके डायनेमिक्स है, ये दूसरी बात है। और इसके डायनेमिक्स कभी फिजिकल नहीं हो सकते, जैसे कि हमारी इंजीनियरिंग का हर डायनेमिक फिजिकल है। हमारे सामने ये सब मेटाफिजिकल होंगे क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेट करते हैं। तो मैंने देखना है कि अगर मुझे दौड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब है मेरा कोई घोड़ा ऐसा है जो सही तौर पे अपनी रेस नहीं दौड़ रहा। अब मुझे गौर करना है, सोचना है कि मैं अपने आप को कितना ज़्यादा आइसोलेट कर सकता हूँ। मैं जितना बेकार हो जाऊँगा उतना वो। एक स्पिनर था बहुत पहले, इकबाल कासिम, अगर आपने किसी ने नाम सुना हो, बहुत पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर था, बड़ा मशहूर, इकबाल कासिम, कराची का था, मेमन था, कराची में कास्ट होती मेमन। वो कुछ अर्सा पीसीबी का चेयरमैन भी रहा। उसकी किताब है द पिच एंड द स्पिनर, ये वाकया उसमें लिखा हुआ है। टीम जा रही थी, पूरी टीम सेलेक्ट हो गई, कज़ावी स्टेडियम में इजलास हो रहा, 1 बज गया, लोग थक गए, यार अब बस कर दो यार, वक्फा कर लो यार। कैप्टन रह गया। तो मुश्ताक मोहम्मद ने कहा कि भाई अब क्या करें, इसे कहते हैं 1 क्वेश्चन 1 आंसर पॉलिसी। मतलब एक सवाल सबने तय किया, वो लिख के रख दिया, एक जवाब सबने तय किया, लिख के रख दिया। अब बंदे को बुलाया, जिसका जवाब उस सवाल से करीब तरीन है उसे सेलेक्ट कर लिया। बोला वेरी गुड, सवाल लिखा, जवाब लिखा, डाला, सब चले गए, खाना उन्हें खाया, नमाज पढ़ी, फ्रेश हुए, वापस आ गए। कैंडिडेट कौन कौन? आसिफ इकबाल और अपने खान साहब। आसिफ इकबाल को बुलाया, उसने कहा जनाब पहला मैच आप जीते, दूसरा आप हार गए, तीसरा मैच है, ठीक है? अच्छा जी, ये उस टाइम की बात है जब ये चैनल फैनल नहीं थे, एक पीटीवी था खाली, ठीक है? तो जनाब 180 रन का टारगेट है, 110 रन है, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है, मैच चल रहा है। कराची एयरपोर्ट पे लोग यहाँ तक की परफॉर्मेंस देखकर हज़ारों की तादाद में एयरपोर्ट की तरफ आना शुरू हो गए। टीम को इस मैच के बाद कहीं नहीं जाना, इसी हुलिये में जहाज़ में बैठना है और कराची उतर जाना है। ठीक हो गया? लोग घरों से निकल के पहुँचे, 2 ओवर में तख्ता ही पलट गया। जब लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे तो 190 रन के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आसिफ इकबाल ने सोचा, उसने कहा जो ग्लव्स बॉय है उसको मैं पर्ची लिख के दूंगा, वो जाएगा, उसको बताएगा, उस तरह करेगा। इस तरह मैं थोड़ी देर में फिर ग्लव बॉय से कह के आएगा, अब तुम कैप का इशारा करना, मैं कैप लेके आऊँगा, फिर कैप लेके आऊँगा, एक और स्ट्रैटेजी बताऊँगा। इस तरह मैं करता रहूँगा। जी वेरी गुड, थैंक यू। खान साहब को बुलाया, खान ने पूरी बात सुनी। उसने कहा, फिर उन्होंने कहा इफ़ देयर इज़ अ बालकनी इन द स्टेडियम, आई विल गो इन द बालकनी इनक्लोजर, put my feet on the railing and order for an orange juice. You are the captain. ये वो टूर था जिसके अंदर सिकंदर बख्त एक बॉलर हुआ करता था, कराची का दुबला पतला। उसने कलकत्ता के ईडन गार्डन में 8 विकेटें ली थी और हमने पहली बार इंडिया को इंडिया में हराया था। अब इस बात का मतलब क्या था? अबे 8वां खिलाड़ी खेल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इतना प्रेशर उसके ऊपर है, अब कोई पर्ची पड़ता जाएगा, कमबख्त 2 बॉलें पहले आउट हो जाएगा। अब तो मुझे अपने आप को कंपोज करना है। जब ये सारे रोते हुए आएंगे तो उनको समेटेगा कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं खुद ही दौड़ रहा है, भाग रहा है, गिलहरी पहिए बैठी, पहिया घूम रहा, बोले बीबी क्या कर रही हो? देखते नहीं कितना काम कर रही हो? अब कौन समेटेगा इनको? बोला यू आर द मैनेजर, जो कुछ कहा रिकॉर्ड पे चेक कर ले। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने आप को होल्ड करना है, मगर अगर वो प्लानिंग कर चुका है, मैपिंग कर चुका है, यहाँ पता लगेगा उसने क्या किया है शेड्यूलिंग में, क्योंकि शेड्यूलिंग एग्जीक्यूटिंग के अंदर आती है। आपने शेड्यूलिंग कर ली, अब शेड्यूलिंग के बाद क्या है? अब शुरू करो, दैट इज एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूट करो। शेड्यूलिंग को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, शेड्यूलिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्क है, अभी बोलूंगा, शाम हो जाएगी इस पर बोलने में। शेड्यूलिंग को, क्योंकि शेड्यूलिंग क्या है? 1 2 3 4 अलिफ बे जीम दाल, प्लस माइनस है, तो करके दिखाओ ना यार, तकरीर क्या कर रहे हो?
लंगड़ा आम के की वीडियो दिखाने की, तकरीर करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एक काश काट के आपको दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। उसका जायका काश के खाने से ही पता चलेगा, मेरी तकरीर से पता चलेगा। पागल हो। एग्जीक्यूटिंग के साथ काउंटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में और मॉनिटरिंग में कोई फ़र्क है या एक ही बात है? कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की साइमल्टेनियस हो रही, वन आफ्टर अदर नहीं हो रही, साइमल्टेनियस। अच्छा, मैं बताता हूँ। आपकी गाड़ी है, मैं आपका ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप पीछे बैठे, आप मुझसे बात भी कर रहे हैं, मैं गर्दन घुमा घुमा के आपकी बातों का जवाब भी दे रहा हूँ। अचानक मैं पीछे मुड़ के बाद, हमने ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, मैंने ब्रेक लगा दिया। मैंने क्या किया? आपने क्या किया? खत्म हो गई बात। कंट्रोलिंग ऑफ कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग। मॉनिटर कंट्रोल नहीं करता, हमेशा ऑब्जर्व करता है, इसीलिए मॉनिटर कंट्रोलर से ऊपर होता है। कंट्रोलिंग के लिए प्रोसेस ओनर होना लाजमी है। गाड़ी आपकी है, 8 करोड़ रुपए की है, इस वक्त तो मैं चला रहा हूं। इस वक्त वो ड्राइविंग के प्रोसेस का ओनर कौन है? ड्राइवर है ना यार। तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ड्राइवर ही करेगा। आप क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं, हमेशा याद रखना। अब प्रोजेक्ट में भंड हो गया, गाली किसके लिए? आपके लिए, आप मैनेजर थे। किया किसने भंड? तो आपको, इसलिए मैंने क्या कहा अभी कि साइमल्टेनियस चलेगी ये, 1 2 3 4 नहीं हो सकती। वॉच एंड वार्ड, वॉच एंड वार्ड, ये है वो काम जो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। मॉनिटरिंग क्योंकि वो कर सकता है। ये एक बात मेरी हमेशा याद रखना। आपने कंपनी खोली, आप सीईओ, आप एमडी, आप मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, एडमिन मैनेजर, जैनिटर, चाय बनाने वाले, हेल्प बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, सब हो गए। आप अगर नहीं हो सकते तो ऑडिटर नहीं हो सकते। आदमी अपने आप को खुद ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट इज अ क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी। मैं इनके काम को करूंगा, ये मेरे काम को करेंगे। कंट्रोलर कभी मॉनिटर नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब मॉनिटर कोई बाहर से आएगा, अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो इसको। ही इज दैट इन्वॉल्व दैट ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द स्टेप्स। भूल गया, इतना इन्वॉल्व है उसके अंदर। पार्टिसिपेशन में और इन्वॉल्वमेंट में फ़र्क होता है। शिरकत और वाबस्तगी, पार्टिसिपेशन फिजिकल होती है। आप मेरी दावत में शिरकत करें, मैं इस वजूद के साथ आपकी दावत में आऊँगा, जो खाना आप खिलाएंगे खाऊंगा और चला जाऊँगा। इन्वॉल्वमेंट के लिए मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए मेरी माँ का इस कुर्सी पे मौजूद होना क्या ज़रूरी है? वो नहीं है तो है, बल्कि होंगी तो शायद कम हो जाए कि सामने तो बैठी हैं। आदमी माँ की मोहब्बत में इन्वॉल्व होता है। इंटेंसिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इज इन्वॉल्वमेंट। जो आदमी परफॉर्म कर रहा है ना, वो इन्वॉल्व है अपने काम में। उससे गलती हो सकती है बिकॉज ही इज इंटेंसिटी, शिद्दत ऑफ पार्टिसिपेशन इज इन्वॉल्व। पार्टिसिपेशन फिजिकल है, इन्वॉल्वमेंट मेंटल है। आदमी वजूद से मौजूद और जहन से हाजिर होता है। हो सकता है मौजूद यहाँ पे हूँ, जहन मेरा घर पे हो। आदमी वजूद से मौजूद होता है और जहन से हाजिर होता है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, वो इन्वॉल्व हैं। इस वक्त कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनसे कोई गलती हो जाए और वो उसको वॉच ना कर सकें, क्योंकि वो टास्क की एग्जीक्यूशन के अंदर लगे हुए हैं। एग्जीक्यूशन की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी काम को फिजिकली मुकम्मल कर देना ताकि आप उसका सबूत दे सको। जी चाय बन गई, बिस्किट आ गए, ये पड़े हुए ना, ये पड़े ना बिस्किट, और कैसे आएंगे? फिजिकल कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। मेंटल कंप्लीशन नहीं कहा उसने, क्योंकि मेंटल कंप्लीशन कहता सबूत कहां से लाता? फिजिकल कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, दैट इज देयर। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट बड़ा हो तो अपने आप को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। प्लीज डेलीगेट करें, डेलीगेट करें। याद रखो 2 चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। उर्दू में क्या कहेंगे? जिम्मेदारी और अख्तियार। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती,
जिम्मेदारी तकसीम की जाती है। मिसाल दें, भाई चाय बनानी है, हाँ जी भाई ऐसा करो, तुम पत्ती लाओ, पानी लाओ, चीनी लाओ, दूध लाओ, मैं केतली लाता हूँ, गैस का बंदोबस्त करता हूँ। इसका क्या मतलब है, तुम पत्ती लाओ, मैं पत्ती नहीं लाऊंगा ना, तुम दूध लाओ, मैं दूध नहीं लाऊंगा ना। तकसीम का मतलब ये है कि अब जिसका काम है वही करेगा, मैं नहीं करूंगा। दैट इज डिवीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिवाइडेड, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अख्तियार तफवीज़ किया जाता है। चीफ जस्टिस चले गए, कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया ना, जैसे जहाज उनका टच करेगा ये कायम मुकाम नहीं रहेंगे, वो दोबारा आ जाएंगे। अब जब तक वो नहीं है, ये बंदा चीफ जस्टिस के तौर पे किस चीज़ को इस्तेमाल करेगा, अख्तियार को इस्तेमाल करेगा ना, वो आ जाएंगे, अख्तियार वापस हो जाएगा। फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट का जज तो रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होना इसकी जिम्मेदारी है, और चीफ जस्टिस बनना कायम मुकाम अख्तियार है। मिसाल के तौर पे सीईओ आपसे कहे कि जी आपके सिग्नेचर आप बैंक में जमा करा दें, अब चेकबुक पे आपके सिग्नेचर भी होंगे, तो उन्होंने आपको सिग्नेटरी अथॉरिटी दे दी ना। अच्छा हो गए, उनके पास अब ज़रूरत नहीं है, आप बैंक चले जाएं, अपने सिग्नेचर विड्रॉ कर लें, वो विड्रॉ कर लेंगे, अथॉरिटी चली गई, ये अपनी पोजीशन पे काम तो करते रहेंगे ना यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कंट्रोलिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉनिटरिंग इज, जो कि आप खुद नहीं कर रहे, किसी को कह रहे हैं, आपके पास अख्तियार है किसी को कहने का। मैंने कहा भाई ये गलत है, इन्होंने कहा आप कौन, हु आर यू, मैं भी बाहर निकल जाऊँ, किसी आदमी से कहूँ यार चाय बना के लाओ, मैंने कहा हु आर यू, आप कौन, यही बात मैं आपसे कहूँ और आप उससे कहें, बड़े अदब से चाय बनाएगा, मुझे ला के पेश करेगा। चूँकि मैं आपके मैनेजमेंट सिस्टम में फॉल नहीं करता ना, आई कैन नॉट आस्क एनीवन इवन ए कप ऑफ टी और ए ग्लास ऑफ वाटर। पूछेगा आप कौन, हु आर यू, कौन है आप, मैं आपसे कहूँगा बड़े अदब से, क्योंकि प्रोटोकॉल है। कंट्रोलिंग के लिए कोई वो नहीं, कंट्रोलिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोल एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस और एक्टिविटी, टेक्निकल चीज़ है, कोई ऐसे कहानी नहीं बीच में डाल दी। कंट्रोलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। कंट्रोलिंग नहीं है, ख़त्म है। गाड़ी में ब्रेक नहीं है, 10 करोड़ रुपए की जो मट्टी है ना यार, मट्टी है कि नहीं, मट्टी है, हादसा होगा, फटे, मर गया आदमी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेक है। ब्रेक क्या है, कंट्रोल ही है ना, और क्या है कंट्रोल, हाँ जी। क़यामत तक कंट्रोल प्रोसेस नहीं हो सकता। जब आपने कंट्रोल पॉइंट डिफाइन कर दिए तो वो एक्टिविटी है, प्रोसेस कैसे है, सीसीपी कहते हैं ना, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जैसे ही आपने कहा पॉइंट, तो प्रोसेस कैसे हो गया, यहां से लेके यहां तक चलेगा, अब चेक करेंगे, फिर चलेगा, फिर चेक करेंगे, यही कहते हो ना, फिर चलेगा, फाइनल चेक करेंगे, ओके थैंक यू, रुक जाओ, यहां से लेके यहां तक 3 पॉइंट बनाए ना आपने, तो प्रोसेस कैसे हो गया। प्रोसेस तो वो चल रहा है जिसको पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, एक्टिविटी। कंट्रोल कभी प्रोसेस नहीं, याद रखो, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। इसीलिए जो प्रोसेस ओनर है वो कंट्रोलर है, और कंट्रोलर को जिम्मेदारी क्यों कहा मैंने, तू जिम्मेदार है अपने काम का, क्वालिटी का तुम जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार हूं, कर रहा है ना, जो कर रहा है वो सब जवाब देगा ना। जो तंदूर में रोटियां लगा रहा है, रोटी के कच्चे पक्के जले हुए होने का जिम्मेदार कौन है, वही है ना यार, वही है ना। तो रोटी कब चेक करेगा, जब पक्के निकलेगी तब देखेगा ना कच्ची है पकी हुई है, तो पक्के निकलेगी तब देखेगा। प्रोसेस मुकम्मल हो गया पकने का, अब देख रहा है, तो ये एक्टिविटी है या नहीं है। कभी कंट्रोल का प्रोसेस मत समझना, ये ब्लंडर है कंट्रोल के, ये स्टैंडर्ड है, इस अभी नहीं पढ़ा सकता, अलग है। इसे कहते हैं, मिला के कहते हैं हैसब, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये स्टैंडर्ड है पूरा हैसब के नाम से, इसको इंप्लीमेंट करते हैं हम। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, सीसीपी कौन सा है, जब पॉइंट कह दिया आपने तो कंट्रोल को नेवर बी अ प्रोसेस। प्रोसेस पूरा, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस इज अ सेट ऑफ ISO 9000 definition of terms. Process is a set of interrelated activities. Interrelated, related नहीं, interrelated मतलब क्या है, interrelated मतलब क्या है, 1 2 3 4 इंडिपेंडेंट है, ओके। अगर 2 नहीं है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4
इंटर रिलेटेड है। अच्छा, 2, 1, 2 और 3, अगर 2 नहीं होगा तो 1 और 3 का कनेक्शन। अखबार में नमाज के औकात आ रहे, सेकंड पेज पे, पेशानी पे, साइड पे असर की नमाज के औकात नहीं लिखे। ओके, इसे फजर, जोहर, मगरिब, इशा के औकात पे क्या फ़र्क पड़ता है? खबर नामुकम्मल है, जितनी है उतनी तो मुकम्मल है ना, क्योंकि वो औकात डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, एक दूसरे के साथ मिली हुई है, और प्रोसेस का कोई स्टेप रुक गया। खातून रोटी पका रही हैं, रोटी पक रही है, फ़ोन आया, चूल्हा बंद किया, गई, फ़ोन सुना, 30 सेकंड की कॉल थी, वापस आई, चूल्हा जलाया, जहाँ से बंद किया था वहाँ से रोटी पकना शुरू हो जाएगी, क़यामत की सुबह तक नहीं पकेगी, जल जाएगी, काली हो जाएगी, पकेगी नहीं। प्रोसेस प्रोटोकॉल को आप इंटरवीन नहीं कर सकते, फंक्शन ऑपरेशंस अभी नहीं शुरू करूँगा, टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर किसी सेशन में। आप इंटरवीन नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो अपने प्रोटोकॉल पे चलेगा। तो लिहाजा जो कंट्रोलिंग है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर की जाएगी, तो वो सेल्फ कंट्रोलिंग भी होगी। और सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं है तो वो क्या है? कुछ नहीं है, मॉनिटरिंग है। मैं चाय बना रहा हूँ, आप कह रहे चीनी कितनी डाली, 2 चम्मच, 1 और डालो, ये क्या है? मॉनिटरिंग। चीनी डालना क्या है? कंट्रोलिंग। अब ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होते तो हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारा काम कहानियाँ सुनाना नहीं है, हमें तो हर चीज़ को प्लस माइनस में दिखाना है क्लाइंट को। यार दिखाना है ना, जो करेंगे धड़न तक तो सामने आ जाएगा। हमें इनको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन के अंदर ये चीज़ें उस वक्त सामने आती हैं जब ये लूप कहीं मिस हो जाता है आपसे। जितना आदमी कंट्रोल कर रहा है उतना रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर एहसास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या ध्यान से गाड़ी चलाता है। अब जितने पॉइंट बताएगा ना एक्सीडेंट बचने के, वो सारे कंट्रोलिंग के होंगे। ध्यान से गाड़ी चलाता है, जिपिंग नहीं करता, अपनी लेन में रहता है, सिग्नल जंप नहीं करता, ये सारे कंट्रोलिंग ही तो बता रहा है। क्या बता रहा? वो कुछ नहीं करता। अपने प्रोसेस को, ड्राइविंग प्रोसेस क्या करता है, जहां कंट्रोल करना है वहां कंट्रोल करता है। आप कह रहे हैं ये बड़ा जिम्मेदार ड्राइवर, इसको लेके जाए, आप इसको लेके जाए। बाकियों गाड़ी चलाना नहीं आती है, उनके अंदर कंट्रोलिंग फ्लॉज है। अब जब काम दे रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, इसे काम कितना अच्छा आता है। हम ये देख ही नहीं रहे कि इसके अंदर बिहेवियरल फ्लॉज है। काम तो बहुत तेज करता है मगर 4 फॉल्ट छोड़ देता है। काम तो हल्के करता है यार, मुझे कभी कंप्लेंट नहीं आती इसकी। मैं उसको नहीं लूँगा जो लेके 4 फॉल्ट छोड़ देता है, मैं उसको लूँगा जो देर से करता है मगर कंप्लेंट नहीं आती, क्योंकि मुझे रीचेक नहीं करना पड़ेगा जाके, मेरा टाइम बच जाएगा। जो टाइम जल्दी करके रीचेक करने में लगेगा वो देर से करके 9 चेक करने से कम होगा। हो सकता है रिसोर्स यूनिट बढ़ जाए रीचेक करने में। एक्सेप्ट रिजेक्ट हो गया, अब रिवर्क करना है मुझे उसके ऊपर, क्या पता कॉस्ट बढ़ जाए, असल चीज़ कॉस्टिंग है। अगर कंट्रोलिंग की कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट से बढ़ जाए, भाई आपने पेन लिया, मुबारक हो भाई, बड़ा अच्छा पेन लिया आपने, ये इसमें रिफिल पड़ी हुई है, हाँ जी, कितने की है? मुझे नहीं पता कितने की है। पेन कितने का लिया आपने? 500 रुपये का। ओहो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आज के बाद आप पेन नहीं खरीदेंगे। क्यों? ये रिफिल जो इसके अंदर पड़ी हुई ना, 550 रुपये की हम रिप्लेस कर देंगे। मैंने कहा तू पागल है, मैं रोटी चावल से खाता हूँ, तू कहाँ से आया है? 500 रुपये का ये पेन है, 550 रुपये की तो रिफिल रिप्लेस कर देगा, मैं 500 का नया पेन नहीं खरीद लूँगा। कंट्रोलिंग की कॉस्ट अगर प्रोसेस की कॉस्ट से बढ़ गई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे उसको नीचे रखना है। अब इसकी बेहतरीन चीज़ क्या है, कंट्रोल को मल्टीटास्किंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मैं काम भी कर रहा हूँ, कंट्रोल भी कर रहा हूँ। अब जब ये काम किया जाएगा, एक आदमी को ट्रेन किया जाएगा, यकीन मानो तजुर्बे से कहता हूँ, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, वो कैजुअल होते हैं।